यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज होता है। कैसा होता है? तो कहा गया ऑप्शन ए के अंदर कि सम टाइम लेस दैन, कभी कभी क्या होता है कम होता है, तो सम टाइम मोर दैन इट्स एटॉमिक नंबर, अर्थात कभी कभी एटॉमिक नंबर से कम होता है तो कभी कभी एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। वहीं पे फिर से कहा गया ऑलवेज लेस दैन इट्स एटॉमिक नंबर, या बी में कहा गया कि ये हमेशा एटॉमिक नंबर से कम होता है, या फिर सी के अंदर कहा गया ऑलवेज मोर दैन एटॉमिक नंबर, अर्थात ये हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है, या फिर डी ऑप्शन में कहा गया सम टाइम इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर, अर्थात ये कभी एटॉमिक नंबर के बराबर भी हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, या यूपी जीआईसी का, या एलटी ग्रेड का, अर्थात कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्जाम है जहाँ पे आप भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी टाइप के आज यहाँ पे हम टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं तथा उन क्वेश्चन का क्या डिटेल से सॉल्यूशन होगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सही तरीका होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके विषय में यहाँ पे हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा एटम अर्थात परमाणु होता है, परमाणु किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है जिसके केंद्र में यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो है यहाँ पे कहा गया मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस, जो कि मास नंबर इन न्यूक्लियस का है वो एटॉमिक नंबर से कैसा होगा, ज़्यादा कम, उससे संबंधित क्वेश्चन कहा गया। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें मास नंबर जो होता है, मास नंबर में क्या होता है, उसके अंदर एटॉमिक नंबर भी आ जाता है। वहीं पे प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो मास नंबर की अगर बात किया जाए, किसी भी जो आइटम है उसका मास नंबर हम ए से लिखते हैं ऑफ ए न्यूक्लियस। तो मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ, कौन से टोटल नंबर? प्रोटॉन्स जितने होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर, और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो द एटॉमिक नंबर सपोज करो अगर जेड है तो यहाँ पे इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, अर्थात जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो मैथमेटिकली यहाँ पे अगर लिखा जाए मास नंबर के लिए, तो मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, वो उसके मास नंबर के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से कंपेयर जो हम कर रहे थे, कंपेरिजन, तो सिंस द मास नंबर इंक्लूड्स बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द एटॉमिक नंबर काउंट ओनली द प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो एटॉमिक नंबर जो बताता है वो केवल प्रोटॉन्स को काउंट करता है, लेकिन जो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास है ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को क्या करता है, काउंट करता है, अर्थात काउंट करता। तो मास नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसलिए मास नंबर क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा, आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर हो सकता है। इक्वल टू कभी कभी हो सकता है जब क्या होगा कि मान लो कोई ऐसा एटम जैसे कि हाइड्रोजन, तो उसमें एक ही प्रोटॉन्स होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स अगर नहीं होते हैं तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर, द ओनली सिनेरियो वेयर मास नंबर इक्वल्स एटॉमिक नंबर कब होता है, इज व्हेन द न्यूक्लियस हैज नो न्यूट्रॉन्स। मैंने अभी कहा जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे उस केस में क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर। सच एज इन द केस ऑफ मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि 1H1 जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर और यहाँ पे मास नंबर दोनों ही क्या होते, बराबर होते हैं। इन ऑल द अदर आइटम्स न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एनालाइज की कौन से ऑप्शन सही होंगे और कौन गलत होंगे, तो क्यों गलत होंगे, तो सम टाइम लेस देन तो बिल्कुल सही है, ये लेस देन हो ही नहीं सकता है। एंड सम टाइम मोर देन, तो मोर देन तो हो सकता है लेकिन लेस देन नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे ऑलवेज लेस देन, तो लेस देन होता ही नहीं तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में बात करें ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, तो सही बात है, हमेशा तो नहीं बराबर होता, कभी कभी बराबर भी होता, कभी कम हो सकता, तो
मोस्टली करेक्ट बट मिसेस द केस व्हेन जब बराबर हो जाए। तो यहाँ पे कहा सम टाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये भी हो सकता है सम टाइम, कभी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कभी बराबर भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अगर आप जानते हैं तो आप और भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे कि आइसोटोप क्या होते हैं। तो आइसोटोप का मतलब होता है आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अर्थात जिनका क्या होता है जेड सेम होता है विद डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, अर्थात जिनके क्या होगा एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनके अंदर डिफरेंट अर्थात अलग अलग प्रकार के क्या न्यूट्रॉन्स होंगे एंड हेंस डिफरेंट मास नंबर होगा, अर्थात परमाणु जो होगा एक ही प्रकार का होगा लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे कि प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन 1 का है, द ओनली न्यूट्रल आइटम विद 0 न्यूट्रॉन्स होता है। मास नंबर जो यूजर्स करता है, मास नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई आइसोटोप्स। जैसे कि कार्बन के यहाँ पे 12 होता है, कार्बन के 13 आदि आइसोटोप्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक नंबर सोर्स क्या होता है। तो डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट वाइल मास नंबर अफेक्ट एटॉमिक मास। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो जनरली स्टेबल न्यूक्लियर हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स स्पेशली फॉर लार्ज आइटम्स, सो टिपिकली ए ग्रेटर देन जेड। फॉर एग्जाम्पल में बात करें तो कार्बन अगर 12 की बात करते हैं जेड प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 हैं। अगर यहाँ पे जो बराबर बात कैलकुलेट तो यहाँ पे ए देखो क्या है थोड़ा बड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन में भी देखो यहाँ पे होता है। इसी प्रकार से दिस द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज यूजुअली ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर बट इन रेयर केसेस इट कैन बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज का एक क्वेश्चन पहला हमने बहुत ही डिटेल से कवर किया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड जो कि 32 नंबर का है। व्हेन आ बॉडी मूव्स विद आ कांस्टेंट स्पीड, अर्थात कोई बॉडी है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करती है अलोंग अ सर्कल, किसी सर्कल के अलोंग मूव करती है। तो यहाँ पे कहा गया इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या इसकी वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, या नो फोर्स एक्ट ऑन इट, क्या इस पे फोर्स कोई कार्य नहीं करेगा, या नो वर्क इज डन ऑन इट, क्या इसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा, या नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट। अर्थात कहा गया व्हेन आ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अब कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करता है तो यहाँ पे अलोंग अ सर्कल, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इस पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे डिटेल से इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सर्कल है, इसी सर्कल पे क्या है कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या करता है रोटेट करता है। अब यहाँ पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा इसकी फिजिक्स को क्या इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बात करें व्हेन आ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, जब कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है। Although the speed remains constant, several important physical phenomena occurs। क्या क्या होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट वेलोसिटी वर्सेस स्पीड आपको पहले पता होना चाहिए। देखो स्पीड क्या होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द वेलोसिटी, अर्थात ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, इसमें स्पीड होता है प्लस डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी अर्थात डायरेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस देयरफॉर वेलोसिटी इज नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो आप फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। फार्मूला एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम वी स्क्वायर बटे आर, ये यहाँ पे लगता है वेयर एम मास वी स्पीड एंड आर रेडियस होता है। तो विदाउट दिस फोर्स द बॉडी वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ए बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बटे आर। दिस एक्सेलरेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सर्कुलर मोशन। वर्क डन की बात किया तो वर्क डन एफ डॉट डी एस होता है वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे दोनों चीजें क्या एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट।
एनालिसिस की बात करें तो इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, गलत, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की क्या होती है, चेंज होती रहती है। फिर ऑप्शन बी में नो फोर्स एक्ट ऑन इट, गलत, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर वर्क करता है। नो वर्क डन ऑन इट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता है। डी ऑप्शन की बात करें नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, गलत, यहाँ पे क्या है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपको सर्कुलर मोशन से संबंधित मालूम होने चाहिए, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F बराबर mv²/r होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v/r होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बराबर v/r होता है, और टाइम पीरियड की बात किया तो 2πr/v होता है या 2π/ω होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बात करें तो अर्थ ऑर्बिटिंग द सन, अर्थात पृथ्वी जो सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रल फोर्स कार टर्निंग ऑन द कर्व, अगर कार जब टर्न करती है किसी पाथ पे तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड साइड होता है। इसी प्रकार से सैटेलाइट के ऑर्बिट भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अर्थ बॉल ऑन द स्ट्रिंग, इस प्रकार से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं, जैसे कि नो फोर्स नीडेड, बहुत लोग सोचते हैं नो फोर्स था, तो रॉन्ग है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इसेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज फिक्टिशियस फोर्स इन द रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट होता है। ओनली स्पीड इज कांस्टेंट, क्या स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट, नॉट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यहाँ पे तो मे नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन द फोर्स्ड फील्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात किया तो कंजर्व होती व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन। एप्लीकेशन फिजिक्स की बात किया जैसे कि क्या यहाँ पे प्लानेटरी मोशन को समझने के लिए कि हम कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को हम एडवांस में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने यहाँ पे दो को बहुत ही डिटेल से कवर किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया स्टीम एट 100 सेंटीग्रेड इज पास की जाती है इंटू 20 ग्राम ऑफ द वाटर एट 10 सेल्सियस, अर्थात तो 100 सेल्सियस की एक स्टीम को अगर किसी पानी से पास किया जाता है जिसका वेट यहाँ पे 20 ग्राम है, और इसका वाटर का यहाँ पे कितना दिया, टेम्परेचर 10 सेल्सियस दिया गया। व्हेन वाटर से एक्वायर्स एट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री, और यहाँ पे आप क्या इसका टेम्परेचर बढ़ गया 10 से क्या हो गया 80 डिग्री पहुँच गया है, तो द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल, तो उस समय मास क्या होगा ये लेना आपको है। तो टेक स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 1 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मास, क्योंकि वो एक्चुअल में तो 20 ग्राम था, लेकिन जब इसके अंदर स्टीम पास की जाती है तो स्टीम यहाँ पे क्या होगी, कंडेंसेंस हो रही होगी, क्योंकि वाटर ठंडा है और यहाँ पे आइस क्या ज़्यादा गर्म थी, तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या 80 सेल्सियस द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल उस समय क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल से देखते हैं फार्मूला। देखो यहाँ पे रखा हमारा वाटर है जो कि क्या 20 ग्राम का वाटर है, और यहाँ पे 10 सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। यहाँ से इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टीम को पास किया जाता है जो कि 100 सेंटीग्रेड पे है। तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द स्टीम कंडेंसेशन, और यह हीट जब इसके अंदर आती है तो यहाँ पे क्या होती है, ये कंडेंसेशन के कारण हो जाता है। तो इसलिए वाटर इनिशियल टेम्परेचर 10 था, वाटर फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। वाटर 20 ग्राम था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है इनिशियल वाटर मास क्या हो जाएगा 20 ग्राम एट 10 सेल्सियस, और स्टीम टेम्परेचर 100 है, फाइनल टेम्परेचर 80 सेल्सियस है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर ये है, लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम की क्या है 540 दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे बात किया तो कैलकुलेट हीट गेन्ड बाय द वाटर, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो कैलकुलेट करना होगा आपको हीट गेन बाय द वाटर। तो वाटर नीड्स टू हीटेड फ्रॉम द कहाँ से 10 से ये 80 सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट गेन क्या होगा mc इंटू डेल्टा टी, तो m क्या मास है, c यहाँ पे इसकी 1 है, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ डेल्टा टी 80 से, अर्थात 10 से 80 था, 80 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 1400 कैलोरी यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टेप 2 एनालाइज हीट लॉस्ट बाय द स्टीम। अब स्टीम के द्वारा कितनी हीट लॉस हुई उस पर बात करेंगे। लेट m मास ऑफ द स्टीम होता है और कंडेंस इनटू ग्राम, तो व्हेन स्टीम कंडेंस एंड कूल्स टू 80 सेंटीग्रेड सेल्सियस इट रिलीज
इज हीट इन 2 स्टेजेस। कंडेंसेशन स्टीम क्या हो जाएगी, तो वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे क्या, वाटर पहले 100 सेंटीग्रेड पे बनेगा स्टीम, क्योंकि यहाँ पे कूल हो रही है, तो हीट रिलीज उस समय क्या होगी, m इंटू 540, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेटेंट हीट क्या होती है 540 दिया गया है, तो इसलिए m इंटू एल क्या होता है, लेटेंट हीट L बराबर m इंटू एल होता है, इसलिए m मास रहेगा, मास मालूम नहीं तो 540 हो जाए। अब यहाँ पे कूलिंग की बात किया तो वाटर फ्रॉम क्या हो जाता है 80 सेंटीग्रेड से फिर 80 हम तो 100 से जाएगा कहाँ पे, जो 80 पे। देखो ध्यान दो कि स्टीम जो हमारी थी वो क्या थी 100 सेंटीग्रेड पे थी, ये जब पानी के अंदर आएगी तो अपनी हीट को त्याग करेगी। हीट कितने टेम्परेचर पर त्याग करती है, वो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं m इंटू एल, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट कितनी है, मास इंटू एल होता है, ठीक। तो ये इसकी जो है क्या, ये लेटेंट हीट आ जाएगी। अब इसके बाद ये फिर धीरे धीरे क्या टेम्परेचर यहाँ पे गिरना चालू होगा, अतः 100 से कहाँ पे जाएगा, ये 100 सेल्सियस से आपका 80 पे जाएगा। तो फिर यहाँ पे mCdt चेंज करेंगे तो यहाँ पे 20 जो है यहाँ पे आ जाएगा m। तो यहाँ से देखेंगे टोटल ही लॉस्ट बाय द हीट क्या हो जाएगा, तो टोटल लिस्ट हॉट क्या हो जाएगा, ये वाली हीट प्लस ये हीट दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 560 m जो कैलोरी होगा। तो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या हो जाएगा, तो ये टोटल हीट गेन्ड बराबर टोटल ही लॉस्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे मास जो इसका क्या है 2.5 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये 2.5 ग्राम किसका है, आइस जो है इसके अंदर, आई एम सॉरी, जो स्टीम इसके अंदर जाके जो कंडेंस हुई थी उसका मास है। अब ये जो 2.5 ग्राम है और हम जानते हैं वाटर यहाँ पे कितना था 20 ग्राम, तो 20 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 22.5 जो है ग्राम यहाँ पे टोटल वाटर उस समय होगा जब उसका टेम्परेचर क्या है 80 सेल्सियस हो चुका है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, अर्थात हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, तो वहीं पे हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, और इस समय कोई हीट का क्या है लॉस नहीं होना चाहिए, इज एज्यूम्ड इन द कैलोरीमेट्री प्रॉब्लम। फेज चेंजेस इन्वॉल्व लेटेंट हीट विदाउट टेम्परेचर चेंज, जो लेटेंट हीट होती है उस समय क्या उसकी स्टेट चेंज होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखना स्टीम जो थी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही थी, जिसलिए यहाँ पे क्या लेटेंट हीट का यूज किया गया। अब की कॉन्सेप्ट जैसे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड टू, अर्थात अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट मेकिंग इट गुड फॉर हीट स्टोरेज। अब वहीं पे लेटेंट हीट की बात किया तो लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन अलग अलग होती है, हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री की बात करें तो ये यहाँ पे फार्मूला होता है और लेटेंट हीट के लिए होता है। रियल वर्ल्ड में बात करते हैं स्टीम हीटिंग सिस्टम एफिशिएंट हीट ट्रांसफर टू द हाई लेटेंट हीट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुकिंग की, तो स्टीम कुकिंग यूटिलाइज जो करते हैं कंडेंसेशन हीट और पावर प्लांट जो होते हैं स्टीम बर्निंग करते हैं। इसी प्रकार से वेदर में कंडेंसेशन रिलीज होता है, हीट अफेक्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स होते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन जो होते हैं, स्टीम एट द 100 सेंटीग्रेड कैरीज मोर एनर्जी दैन द वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर ध्यान रखो कि जो स्टीम होती है इसके अंदर ज़्यादा हीट होगी इन कंपेयर टू यहाँ पे वाटर की। अगर दोनों चीज़ें 100 सेंटीग्रेड पे होंगे तो यहाँ पे अलग अलग होगा, क्योंकि स्टीम के अंदर यहाँ पे क्या होता है लेटेंट हीट है, अर्थात ये जब जाएगा कहीं पे तो ये इसका पहले क्या वाटर में कन्वर्ट होगा तो स्टेट चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, बोथ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द स्टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या है, इस पर तो मैंने अभी बात कर ही लिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 34 का दिया, जिसमें कहा गया आ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट हो जाता है, तो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हालो जो है अर्थात तो खाली कोई इस प्रकार से मेटल का जो दिया गया है स्फीयर है, जिसकी रेडियस यहाँ पे कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। इस चार्ज सच, इसको क्या है कोई चार्ज दिया था सच दैट पोटेंशियल ऑन द इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाता है 80 वोल्ट हो जाता है। द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल इसका सेंटर पे ज्ञात करना क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात किया जाए
तो फॉर अ हॉलो मेटल स्फीयर कैरिंग चार्ज क्यों द इंटायर चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। हम जानते हैं जब हॉलो कोई सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो हो तो उसमें हमेशा क्या होता है, जितना चार्ज देंगे वो हमेशा इसके क्या होता है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करें तो वी एट एनी पॉइंट आउटसाइड आर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, वी ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इनसाइड द हॉलो कंडक्टर की बात किया जाए तो आर क्या होगा, लेस देन होगा आर, वेयर आर इज स्फीयर्स रेडियस, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए वो जीरो आ जाएगा। गिवन डेटा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सरफेस पोटेंशियल 80 वोल्ट दिया गया, सिंस पोटेंशियल इज द सेम एनीवेयर तो वी सेंटर बराबर वी सरफेस था, यहाँ पे 80 वोल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो इक्वी पोटेंशियल नेचर ऑफ द कंडक्टर, ऑल पॉइंट्स on and inside charge conductor are at the same potential, no electric field exists within the conductor material all hollow cavity, electric field inside a hollow sphere, the electric field E inside a hollow sphere किस प्रकार से होती यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। In electrostatic equilibrium, excess charge on the conductor reside entirely on its outer surface. रेफरेंस पॉइंट की बात किया जाए पोटेंशियल तो द गिवन पोटेंशियल एज्यूम जीरो पोटेंशियल एट द इंफिनिटी। कॉमन इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वेंशन एप्लीकेशन की बात जैसे कि फैराडे केज होता है, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होता है और काफ़ी जगह इसको यूज किया जाता है। अब आज के यहाँ पे जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होने वाला जिसमें कहा गया है कि इन अ सर्किट एल सी एंड आर, अर्थात कोई सर्किट है जिसके अंदर एल यहाँ पे इंडक्टर दिया गया, सी कैपेसिटर, आर का रेजिस्टेंस दिया गया, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ, अर्थात एक अल्टरनेटिव वोल्ट सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ सी इज क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया जब द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री यहाँ पे दिया गया तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए। तो यहाँ पे पहले बात करते सर्किट तो यहाँ पे आर हो गया, एल हो गया और यह सी यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ से जब इसको कनेक्ट किया गया है तो इसके अंदर क्या कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही होगी और उसकी और यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया गया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दी गई है एफ दी गई है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो अंडरस्टैंड द फेज रिलेशनशिप इन एन LCR सीरीज सर्किट, द फेज एंगल फाई बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज गिवन बाय क्या होता है, tan फाई बराबर XC माइनस XL बटे R होता है, वेयर XC बराबर ये होता है, XL बराबर ये होता है। तो गिवन सिचुएशन करंट वोल्टेज यहाँ पे आपको थीटा अर्थात 545 दिया गया है तो यहाँ से इन सभी को रख दिया जाए तो गिवन द इक्वेशन क्या हो जाएगी XC माइनस XL बटे R बराबर 145 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो दोनों के मान रख दिया जाए 2 पाई FC बराबर ये इधर चला जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा आप अगर इसको लगाएंगे तो ये डिवाइड में इसके नीचे अर्थात मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहाँ से 1 बराबर ये सारी चीज़ें आती हैं, अर्थात सी बराबर लिखा जाए तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है। तो मैच द ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे तो सी वाला ये आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पूरी PDF को लेना या पढ़ना तो इसके लिए आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस PDF को पढ़ भी सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।